Hello everyone and welcome to our channel. I hope you all are safe at home. So the topic which we are going to start today, that is scientific management techniques. In the previous video we have already discussed who is the father of the scientific management, that is F.W. Taylor. Clear? And you know F.W. टेलर ने अपनी करियर के जितना भी टाइम था उनके करियर का, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ही कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, and on the basis of that experiment he was able to develop some techniques of the scientific management. Because he is a father of the scientific management, so he developed some technique which are known as technique of the scientific management, and these techniques are very much helpful to improve the efficiency of the workers in an organization. If you want to increase your production in the factory system, then you must follow the techniques of the scientific management. And one of the technique that I am going to discuss is a functional foremanship. इन फर्स्ट चैप्टर हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जब भी मैनेजमेंट होती है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल एंड लोअर. देन इस लोअर मैनेजमेंट के नीचे क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं. और इस लोअर मैनेजमेंट का काम क्या होता है? हमने किया था, दैट वाज रोमी, रिप्रेजेंट द वर्कर्स प्रॉब्लम, ओवरसी द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, देन इंटरेक्टिंग विद द वर्कफोर्स एंड इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन. क्लियर? तो जब हम बात करते हैं ये जो वर्कर है इसने काम करना है और ये लोअर मैनेजर ने वर्कर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो इन्होंने काम करवाना है. अब इस लोअर मैनेजमेंट में एक पर्सन है फोरमैन. देन तो यहाँ पे इट इज़ अ फोरमैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल कि उसने वर्कर से काम करवाना है. तो अगर हम बात करते हैं हु इज़ फोरमैन, ही इज़ अ हाईएस्ट लेवल वर्कर and lowest level manager, and he is responsible for completing the task for the management, for the organization. Then now one thing, ये जो foreman है, he is in a direct contact with the workers, he meet the workers daily and he is having a face to face contact with the workers. तो जितना भी production है, the entire production process, हमारा प्लानिंग का प्रोसेस, हमने प्लान किया, देन वी इम्प्लीमेंटेड, ऑल थिंग्स रिवॉल्व्स अराउंड द फोरमैन. तो टेलर ने एडवोकेट किया कि इफ़ वी आर एबल टू एनहांस द रोल ऑफ द फोरमैन, अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देंगे तो ये जो वर्कर है ये सही ढंग से काम करेगा. And if he is able to complete his task, then the entire organization will get its benefit. Then तो टेलर ने किसको क्या एडवोकेट किया? he concentrate on improving the performance of the role of the foreman in a factory setup, and for this he identified a list of the qualities for a foreman or for a सुपरवाइजर फोरमैन वन एंड सेम थिंग. उसने उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ को डेवलप किया. बिकॉज इसने वर्कर से काम करवाना है तो ही विल इंश्योर दैट कि वर्कर्स, ये कंसेप्ट बिल्डिंग है, no need to write but to maintain, like you have to first develop a concept, then you are able to understand this technique very well. तो जब हम बात करते हैं वर्कर टाइम से कंपनी में आए, ठीक है, ऑन टाइम हो, टाइमली कंप्लीट करे टास्क को, ठीक है. उसके अलावा वर्कर्स, अगर बाई चांस कोई मशीन टूट जाती है, उसकी कोई रिपेयर की ज़रूरत होती है, कोई ख़राब हो जाती है, तो उसको क्या चाहिए? टाइम पे काम कंप्लीट करना है. ही नीड रिपेयर्स ऑफ द मशीन. तो ये सारा काम कौन करता है? वर्कर के लिए कौन करता है? फोरमैन करता है. क्लियर? तो वी हैव टू एनहांस द रोल ऑफ द फोरमैन, और जो भी वर्कर को काम करने की ज़रूरत है तो ये सुपरवाइजर से क्या करेगा? कंप्लीट करेगा. क्लियर? लेट टेक एन एग्जाम्पल, ही इज़ आवर फोरमैन. क्लियर? एंड दीज आर द वर्कर्स फॉर अस. क्लियर?
अब इस फोरमैन ने ये देखना है कि सारे वर्कर टाइम पे आए। क्लियर, इसको यहाँ पे चेक भी करना है उन सबका टाइमिंग। फिर इसने क्या करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस बतानी है कि व्हाट इंस्ट्रक्शन दे मस्ट फॉलो वाइल डूइंग द वर्क। उसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो वर्कर्स, अगर हम बात करते हैं कि किस रूट को फॉलो करेंगे फॉर डूइंग द प्रोडक्शन। क्लियर, टाइम कितना लगना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड टाइम, वो भी बताना है इस फोरमैन को। क्लियर, फिर ये भी चेक करना है कि वेदर दे आर कंप्लीटिंग द टाइमली और नॉट द टास्क। टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क को भी ये चेक करेगा। उसके अलावा कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये वर्कर को ये भी बताएगा। उसके अलावा वर्कर्स डिसिप्लिन इंश्योर करे, ये वो भी चेक करेगा, क्योंकि ही इज़ अ पर्सन ना इन हु इज़ इन अ कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स ऑन अ डेली बेसिस। एंड इवन इनके आने से पहले, वर्कर के आने से पहले ये उनके लिए टूल्स को भी क्या करेगा, रेडी रखेगा। क्लियर, एंड अगर कोई मशीन को रिपेयर की ज़रूरत है ताकि वर्कर्स काम कर सके तो ये उसकी रिपेयर भी करवाएगा। एंड ये जब वर्कर सारे काम कर लेंगे तो ये इनकी क्वालिटी को क्या करेगा, चेक भी करेगा। देन तो टेलर ने ये एडवोकेट किया, टू बी एन इफेक्टिव फोरमैन यू नीड टू डू ऑल दिस टास्क। आपको ये देखना है कि वर्कर्स टाइम पे आए, आपको ये बताना है कितना स्टैंडर्ड टाइम लेना है, व्हाट इज़ द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, पहले क्या स्टेप है फिर क्या स्टेप है, एंड व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड कॉस्ट, कितनी लगनी चाहिए, कितने टाइम तक टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है वाइल डूइंग द टास्क, अगर कोई मशीन ख़राब है तो उसकी रिपेयर करवानी है, डिसिप्लिन को इंश्योर करना है, टूल्स को रेडी करना है, इन क्वालिटी को चेक करना है। दीज आर द लिटिल बिट क्वालिटीज़ जो टेलर ने स्पेसिफाई की फॉर अ फोरमैन। And it is not possible for a single person to fit all the qualities. ये सारी qualities किसी एक single person में हो, it's very difficult. So what Taylor suggest? He suggested functional foremanship through 8 persons. तो पहली चीज़ हमारे सामने जो आती है इस फंक्शनल फॉरमैनशिप में, एक नहीं है फोरमैन, कितने फोरमैन है, 8 फोरमैन से 8 पर्सन है जो वर्कर के ऊपर क्या करें, उन्हें सुपरवाइज करें। यानी एक वर्कर अगर है, हर वर्कर के ऊपर एक सुपरवाइजर, एक फोरमैन नहीं है, हर वर्कर के ऊपर, इफ इट इज़ अ वर्कर, इफ ही इज़ अ वर्कर, तो इसके ऊपर आपको क्या नज़र आएंगे, 8 सुपरवाइजर्स नज़र आएंगे। देन आपको 8 सुपरवाइजर्स क्या करेंगे, एक वर्कर के ऊपर नज़र आएंगे। तो आपने पहले ऑलरेडी क्या कर चुके हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर चुके हो फ्यूल के। तो अगर आप देखो, हमने इसमें एक प्रिंसिपल किया था यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता था कि एक ही बॉस आपको ऑर्डर देगा, लेकिन इस बेचारे वर्कर को कितने लोग ऑर्डर्स दे रहे हैं, 8 persons are giving the order. So this technique is in a direct violation of the principle of unity of command. ये किसको violate कर रही है, unity of command को violate कर रही है, तोड़ रही है उस प्रिंसिपल को, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन ऑर्डर नहीं दे रहा। हाउ मेनी पर्सन्स आर गिविंग ऑर्डर, दैट इज 8। तो यहाँ पे इट इज डायरेक्ट इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड ओनली वन बॉस विल गिव यू ऑर्डर, बट यहाँ पे कितने दे रहे हैं, 8। अच्छा, अभी 8 सुपरवाइजर्स जो आपको दिख रहे थे, 1 2 3 4, जो ये वर्कर्स के ऊपर है, हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। आपके पास शीट बड़ी हो तो आप 4 इधर करके 4 इधर कर सकते हो। तो एक वर्कर एक फोरमैन वर्कर्स को बताएगा, ही विल ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर, कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। देन एंड दैट इज अ रीजन इसका नाम आएगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। एक फोरमैन ये बताएगा कौन सी रूट को आपने फॉलो करना है, स्पेसिफाई रूट ऑफ प्रोडक्शन,
तो वो रूट ऑफ प्रोडक्शन को बताएगा कि कौन सा रूट आपने फॉलो करना है, कौन सा स्टेप पहले कौन सा स्टेप बाद में। तो दैट इज़ अ रीज़न ही इज़ नोन एज अ रूट क्लर्क। क्लियर। और उसके बाद एक फॉरमैन ये बताएगा कि आपने कितना स्टैंडर्ड टाइम लेना है। तो टाइम एंड कॉस्ट को स्पेसिफाई करेगा, कितना स्टैंडर्ड टाइम और कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी है। तो इसे हम कहेंगे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। देन और एक ये इंश्योर करेगा कि वर्कर्स टाइम पे आ रहे हैं, वर्कर्स प्रॉपर डिसिप्लिन को इंश्योर करे। तो इंश्योर डिसिप्लिन। देन तो इसका नाम होगा डिसिप्लिनेरियन। देन तो हमारे सामने 4 वर्कर है जो, अच्छा एक और चीज़, ये चारों वर्कर्स क्या कर रहे हैं, आपको काम शुरू होने से पहले काम बता रहे हैं। कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा तुम्हें काम करने के लिए, ये इस वर्कर को बता रहे हैं। वर्कर इस, हम इधर वर्कर बना देते हैं। ये जो 4 थे पर्सन्स, ये बता रहे हैं किस रूट को फॉलो करना है, ये इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं। क्लियर। ये वाला जो है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये टाइम एंड कॉस्ट को स्पेसिफाई कर रहा है, कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए। ये डिसिप्लिन को इंश्योर कर रहा है कि वर्कर टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सारा उसके काम को शुरू होने से पहले करे। तो ऑल दीज आर प्लानिंग इंचार्ज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग फंक्शन। देन फिर जब हम बात करते हैं, ये जो हमें दिख रहे हैं 4 सेपरेटली, अब इन्होंने तो बता दिया क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्टैंडर्ड टाइम है, क्या इंस्ट्रक्शंस है। अब इनमें से एक क्या करेगा, टूल्स को रेडी रखेगा। देन क्योंकि सिंगल पर्सन तो नहीं कर सकता, एक बंदा तो नहीं कर सकता, वही इंस्ट्रक्शन लिखे, वही रूट को स्पेसिफाई करे, वही जाके वर्कर को देखे कि आया कि नहीं आया, तो वो चेक करे और साथ ही साथ दूसरा वाला उसको बुला रहा है। तो एक बंदे के पास तो नहीं होगा ना। तो उसने क्या किया, टास्क को डिवाइड कर दिया। तो एक टूल्स को रेडी रखेगा, और जो टूल्स को रेडी रखेगा उसका नाम है गैंग बॉस। क्लियर। और फिर एक पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइम पे टास्क को कंप्लीट करवा रहे, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द टास्क। देन तो इसका नाम है स्पीड बॉस, कि स्पीड पे काम हो जाए। देन फिर ये वर्कर जाते हुए बता गया कि साहब हमारी ना मशीन ख़राब हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेज जब ये आएगा, मशीन ख़राब होगी, ये सारा वेस्ट है क्योंकि मशीन ही नहीं चल रही। तो एक ने क्या करना है, रिपेयर करवा के रखनी है, रिपेयर्स ऑफ द टूल्स। और जो रिपेयर्स ऑफ टूल्स एंड मशीन करवाएगा उसका नाम क्या आएगा, दैट इज रिपेयर बॉस। फिर एक हमारा है जो सारा काम होने के बाद क्वालिटी चेक करने जाएगा, अच्छा सामान बनाया कि नहीं बनाया। तो ही विल चेक द क्वालिटी। तो क्वालिटी चेक करने आया, इंस्पेक्शन करने आया, तो इसका नाम है इंस्पेक्टर। डन। तो यहाँ पे ये सारा कुछ किसके साथ कनेक्टेड था, ऑल दीज टूल्स को रेडी रखना, फिर टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, मशीन सही है कि नहीं है, करना काम वर्कर ने है, क्वालिटी को चेक करना। तो दैट मीन्स दे आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। डन। तो पहली चीज फंक्शनल फोरमैनशिप इन दिस टास्क ऑफ सुपरविजन, क्योंकि फोरमैन ने सुपरवाइज करना था। टास्क ऑफ सुपरविजन is divided into 8 specialized activities. Then हर कोई अपने एरिया में क्या है, स्पेशलाइज है। एंड क्योंकि अब 8 लोग बंदों को ऑर्डर दे रहे हैं, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट विद यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट में है, बट इन फेवर ऑफ, एक चीज़ के फेवर में था। हमने वर्क को क्या किया, टास्क ऑफ सुपरविजन को क्या किया, वट वर्ड इज रिटन हियर, डिवाइडेड। तो इट इज इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल है, थिंक, अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो हमने यहाँ जब वो 8 फिगर्स बनाई, हर बंदा अपना अपना काम करे, तो इससे क्या होगा, इसका एम क्या था, its aim is to improve quality of supervision। क्योंकि एक बंदे के तो बस में नहीं था ना सारा कुछ करना,
तो उसने क्या किया, टास्क को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स में डिवाइड कर दिया कि चलो एक सुपरवाइज़र की ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से सुपरवाइज कर पाएगा, और अकेला पर्सन, अ सिंगल पर्सन कुड नॉट फिट ऑल द क्वालिटीज़। क्लियर। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, अलग अलग पर्सन्स अपॉइंट कर दिए अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू देयर मास्टरी, अकॉर्डिंग टू देयर मतलब कि कैपेबिलिटीज़। तो यहाँ से टास्क क्या हो गया, जब डिवाइड हुआ, इट वॉज इन अ फेवर ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क बट इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, बट एम इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। और कहाँ पे, एट शॉप फ्लोर। डन, जहाँ पे काम होना है। फोरमैन किसके लिए थे, यस सोचो, फॉर प्लानिंग। डन, और प्लानिंग में कौन कौन आ रहा था, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, यू कैन ड्रॉ दैट फिगर्स टू शो योर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क सामने लिखो, ही विल इशूज द इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर। डन, इशूज इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स। सेकंड कौन था, रूट क्लर्क, और रूट क्लर्क के नेम से ही पता चल जाता है कि रूट क्लर्क क्या है कर रहे हैं, स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। डन, एंड नेक्स्ट रूट क्लर्क के बाद द नेक्स्ट वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या कर रहे हैं, ही इज स्पेसिफाइंग द टाइम एंड कॉस्ट शीट। तो ही इज प्रिपेयरिंग टाइम एंड कॉस्ट शीट, कितना टाइम लगना है, कितना कॉस्ट है, वो शीट्स भी बना रहा है ताकि वो चेक करे। एंड देन आफ्टर दैट डिसिप्लिनेरियन, ही विल इंश्योर डिसिप्लिन। डन। फिर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कितने थे फोरमैन, 4 फोरमैन किसके लिए थे, फॉर द एग्जीक्यूशन, फॉर द प्रोडक्शन। और कौन कौन से पर्सन थे, रिमेंबर, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ने क्या करना है बताओ, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द टास्क, स्पीड पे काम करना है तो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ द टास्क। देन गैंग बॉस, अब बताओ गैंग बॉस ने क्या करना है, गैंग बॉस ही विल कीप द मशीन्स, बोर्ड 1 मार्क में ना ये टास्क भी डाल देता है कि किसका क्या टास्क है, व्हाट इज अ रोल। तो कीप द मशीन्स एंड टूल्स रेडी। ओके, देन देयर इज अनदर बॉस एंड नेम इज रिपेयर बॉस। क्या करेगा रिपेयर बॉस, ही विल इंश्योर, जब वो रिपेयर करवा देगा, ही विल इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन, क्योंकि रिपेयर हो चुकी तो दे आर प्रॉपरली वर्किंग। डन। And the last one is inspector. And what inspector will do? He will check the quality of the work. Then यहाँ पे machine के साथ tools पे लिख लो। तो what we did today? Let's recapitulate कि basically what is functional foremanship. In this the task of supervision is divided into the specialized activities, and how many, 8 specialized activities, and it is in a direct contrast with the unity of command, and but in favor of the principle of the division of work, but aim is to improve the quality of supervision at a shop floor. 4 foremen for planning, that is instruction card clerk who will specify the instruction for the workers, route clerk who will specify the route of the production, and then there is a time and cost clerk. The aim is to prepare the time and cost sheet, disciplinarian to ensure the discipline, and 4 foremen for the production, speed boss who will timely complete the task, gang boss who will keep the machines and tools ready for the workers, repair boss who will ensure the proper working condition of machine and tools, and inspector who will check the quality of the production and work. I hope you all are able to understand this technique, and if you like this, then give it a thumbs up.